नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। इन तीन हेडिंगों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। पहला हेडिंग लिखा गया घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन, घर्षण। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है घर्षण। घर्षण का मतलब क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं के मध्य एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे सड़क पर गाड़ी चलती है तो टायर और सड़क के बीच में एक बल कार्य करता है जिसके कारण गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हैं। उसी बल को कहा जाता है घर्षण बल। हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन और हमारे पैरों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। अगर पृथ्वी से पूरी तरीके से घर्षण बल समाप्त कर दिया जाए तो हम लोग चल नहीं सकते हैं। इसीलिए देखो, बरसात के समय जब बरसात होती है, मिट्टी गीली हो जाती है तो बहुत सारे लोग स्लिप होकर गिर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? घर्षण वहां पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण का मतलब है जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों वस्तुओं में समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसी को कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे हम इस प्लास्टिक, कल पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्लास्टिक को जब रेशम पे रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। उसी तरह से जब इसको हम रगड़ रहे हैं तो ये कागज के कुछ टुकड़े हैं, देखो, जब इसको रगड़ रहे हैं, ये क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये कागज के टुकड़ों को देखो उठा ले रहा है, ये देखो। तो ये क्या है? घर्षण है। तो यही है आवेशन, क्योंकि इस पर आवेश आ गया है और बाल भी आवेशित हो गए हैं, ये भी आवेशित हो गए, इस पर आवेश आ गया जिसके कारण ये अपनी ओर इनको आकर्षित कर ले रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों को। तो यही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। बिल्ली की खाल को जब आबनूस पर रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल आवेशित हो जाती है, आबनूस की छड़ भी आवेशित हो जाती है। तो यही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो घर्षण स्पष्ट, इसमें और भी समझ सकते हो। जब इनको रगड़ा जाता है तो एक समान परिमाण इनका क्या होता है? एक समान परिमाण हो जाता है, एक समान परिमाण रहता है, परंतु विपरीत आवेश रहता है। विपरीत आवेश, एक पर प्लस आवेश होगा, एक धनात्मक होगा और एक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। एक पर प्लस आवेश आएगा और एक पर माइनस आवेश आएगा। दूसरी हेडिंग है वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण, कहीं पर संरक्षण दिख जाए, कंजर्वेशन दिख जाए तो समझ जाओ कि यह वस्तु ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। या तो यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगी या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होगा। यही है संरक्षण का नियम। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण बोल रहा है, तो वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या हो जाएगा? आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसको एक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा, इसको हमने रगड़ा, जब इसको हमने रगड़ा तो ये प्लास्टिक और बाल दोनों आवेशित हो गए, दोनों पर एक समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो गया। एक पर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ और एक पर माइनस आवेश उत्पन्न हुआ। इसलिए आवेशित होने के कारण इसमें वैद्युत आ गया और वो कागज के हल्के हल्के टुकड़ों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब है आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में या
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जा सकता है, यही कहलाता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। फिर कह रहा है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब वैद्युत आवेश जो है वो अपने जो अवयव खंड है, जिस अवयव से आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सूक्ष्म मात्रक है उसका, वो विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के सरल गुणक के रूप में हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है उसके घटक के सरल गुणक हो सकता है, यही आवेश क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मूल आवेश होता है वो प्रत्येक पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और आवेश का मान जो होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन अगर वहीं पर हम प्रोटॉन के आवेश की बात करेंगे तो प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो अभी हमने कहा आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। ये किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि और लोग भी पढ़ सकें। किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश है कितना हो सकता है? किसी भी वस्तु पर जो आवेश अधिकतम हो सकता है वो Q बराबर ±Ne हो सकता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है वो कितना हो सकता है? Q बराबर ±Ne हो सकता है। किसी भी पदार्थ की बात कर, जैसे बोल लिया गया हाइड्रोजन का आवेश, तो हाइड्रोजन का आवेश के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पर N बराबर हो जाएगा 1, तो Q बराबर हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। 16 1 का 16। उसी तरह से अगर पूछ ले नाइट्रोजन का आवेश कितना होगा, प्रश्न कह दिया जाए कि नाइट्रोजन का आवेश कितना होगा, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगी N बराबर हो जाएगा 7। N बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 जो हो जाएगा 16 सत्ते 112, तो 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब अगला देख कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है? जो समान परिमाण के जब दो आवेशों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें विपरीत या समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब उनके मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। परंतु जब समान आवेश उत्पन्न होता है, समान आवेश उत्पन्न होता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है बच्चा? ठीक है। तो जब विपरीत आवेश उत्पन्न होता है तो आकर्षण बल, और जब समान आवेश उत्पन्न होता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो उसी के आधार पर
सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल, वो कौन सा बल हो सकता है? आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं होता है कि उसमें विपरीत आवेश है कि समान आवेश है, इसलिए दो स्थिर बिंदु आवेश लिए जा रहे हैं जिनके मध्य आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होना चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है? माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियम से और कूलाम का नियम क्या बताया गया है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और उसमें कार्य करने वाला बल एक दूसरे के अनुदिश है। तो कार्य करने वाले बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर मिला दिया जाए तो दोनों का एक साइड सेम है, F और F दोनों, दूसरा साइड अलग है। जब एक साइड सेम है तो ये आपस में मिला दिया जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपान r²। जब कोई भी नियतांक हटता है तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया K, Q1 F बराबर K Q1 Q2 अपान r², जहां K एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों के आधार पर 9 × 10⁹ कितना प्राप्त हुआ? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब F बराबर हो जाएगा, ये तो कूलाम का नियम हो गया, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r² हो गया। ठीक है, तो ये इतना मान प्राप्त हुआ। तो ये मान किसका है? ये मान है 1/4πε0 का। ये मान है 1/4πε0 का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। यही हो जाएगा कूलाम का नियम। यहां भी लिख सकते हो यही कूलाम का नियम है, या यहां लिख दो यही कूलाम का नियम है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।